हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं बहमनी साम्राज्य का इतिहास। देखिए, बहमनी साम्राज्य के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बहमनी साम्राज्य का इतिहास बताने वाला हूं। बहमनी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और जो विशेष तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और अंत कैसे हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई भी कहीं दिक्कत ना हो। और अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य का इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक आते हैं, तो उनके लिए ये सूचना लिखी हुई है। बहमनी साम्राज्य का इतिहास। तो सबसे पहले यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो बहमनी साम्राज्य है वो कहां स्थित था। तो आप लोग जो मैप देख रहे हैं उसमें जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, बस उतने ही एरिया में बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था। अगर आधुनिक रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और कुछ मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो भी आ रहा है इसमें, और कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी आ रहा है। ये डिपेंड करता था शासकों पे। जैसे कोई अच्छा शासक होता था तो एरिया में बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता था। जब कोई अच्छा शासक नहीं होता था तो एरिया में बहुत कमी आ जाती थी। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। बहमनी साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं से लगती थी। जो नीचे का आप जो मैप देख रहे हैं ये है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं बहमनी साम्राज्य से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। आपस में इनका परस्पर विरोध भी था। और विजयनगर के बारे में आपको बता दूं, हालांकि मैं आने वाले वीडियो में विजयनगर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और उनके भाई बुक्का ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1347 ईस्वी में। और ये किसने की थी? एक तुर्क अफगान सूबेदार ने की थी और उसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। तो उसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत कुल मिला के लगभग 18 शासकों ने शासन किया था, जिसमें कुछ अच्छे भी थे और कुछ कमजोर शासक भी थे। अगर आपको उनके नाम जानना है तो वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहां पे आपको नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वहां से पढ़ सकते हो। पहला जो शासक था वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। नंबर 2 मोहम्मद शाह प्रथम। नंबर 3 मुजाहिद शाह। नंबर 4 दाऊद शाह। नंबर 5 मोहम्मद शाह द्वितीय। नंबर 6 गयासुद्दीन शाह। नंबर 7 शमसुद्दीन शाह। नंबर 8 फिरोज शाह ताजुद्दीन। नंबर 9 अहमद शाह वली, जिसे संत वली के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10 अलाउद्दीन अहमद शाह। नंबर 11 हुमायूं शाह जालिम। नंबर 12 निजाम शाह। नंबर 13 मोहम्मद शाह तृतीय। नंबर 14 महमूद शाह द्वितीय। नंबर 15 अहमद शाह द्वितीय। नंबर 16 अलाउद्दीन शाह द्वितीय। नंबर 17 बली उल्लाह शाह। नंबर 18 जो कि अंतिम शासक माना जाता है बहमनी साम्राज्य का, उसका नाम था कलीम उल्लाह शाह। तो ये थे बहमनी साम्राज्य के 18 शासकों के नाम। अगर आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हो। और अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के शासकों के इतिहास पर, जिसमें मैं उन शासकों के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत ज्यादा फेमस थे और उनके कार्यकाल में कुछ न कुछ अच्छा हुआ था। तो उनके बारे में ही मैं बात करूंगा यहाँ पे। ज्यादा ये 18 जो शासक मैंने अभी बताया आपको, इन सभी के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसमें से अधिकतर जो शासक ऐसे थे वो कुछ काम के नहीं थे, उनके शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ, तो उनकी मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह के इतिहास पर। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 3 अगस्त 1347 ईस्वी को सिंहासन प्राप्त किया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो ये उपाधि धारण की थी।
अलाउद्दीन बहमन शाह का वैसे मूल नाम जफर खान था और कुछ इतिहासकारों ने हसन गंगू भी लिखा हुआ है। इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि इसको बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अमीर उल उमरा और द्वितीय सिकंदर की जैसी उपाधियां धारण की थी। देखिए, अमीर उल उमरा इसका मतलब क्या होता है कि मुख्य सेनापति। ये आपको यहां ध्यान रखना है। द्वितीय सिकंदर तो आपको सब पता है सिकंदर के बारे में। सिकंदर पहला वो था और दूसरा सिकंदर ये अपने आप को मानता था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह को बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में बनाई थी और उसका नाम परिवर्तित करके एहसानाबाद रखा था। गुलबर्गा, जिसे आधिकारिक तौर पर कहें तो गुलबर्गी कहते हैं और ये कर्नाटक में है। अलाउद्दीन बहमन शाह को भारत का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है जिसने दक्षिण भारत में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। यहां से आपको ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, जजिया कर न लेने का आदेश दिया था, लेने का नहीं, न लेने का। और जजिया कर क्या होता है? जजिया कर वो होता है जो गैर मुस्लिमों से, यानी कि मुस्लिमों को छोड़ के जो अन्य धर्म के लोग हैं उनसे धार्मिक कर लिया जाता था, उसी को जजिया कर कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो मुख्य तौर पर मराठी थी, लेकिन उर्दू, कन्नड़ और तेलुगु को भी मान्यता दी गई थी। अलाउद्दीन बहमन शाह को धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक माना जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह के मकबरे में फारसी शैली का प्रयोग किया गया था। अलाउद्दीन बहमन शाह का शासनकाल 1347 से 1358 ईस्वी के मध्य में था। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है? आपको जितना इसमें हाईलाइट किया गया है वो आपको याद रखना है, वो बहुत जरूरी है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी वो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह के इतिहास पर। मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन बहमन शाह का पुत्र माना जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुए युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। इसको आपको याद रखना है कि बुक्का प्रथम, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बताया था अभी, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो वैसे बुक्का प्रथम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में केवल एक ही जो कार्य हुआ था जो प्रतियोगी परीक्षा में आने लायक है कि बुक्का प्रथम के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। बस आपको यही याद रखना है। मोहम्मद शाह के बाद मुजाहिद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय और गैसुद्दीन शाह शासक हुए, परंतु इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ था। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह के इतिहास पर। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने ब्राह्मणों को अपने राज्य में सबसे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह को भारत का पहला शासक माना जाता है जिसे तैमूर लंग ने अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि तैमूर ने जब भारत पे आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, दिसंबर 1398 में, तो उस समय ताजुद्दीन फिरोज ने क्या किया था कि उससे मिलने गया था, उसका स्वागत किया था तैमूर का, इसीलिए तैमूर ने उसे अपना पुत्र कह के संबोधित किया था और दक्षिण का पूरा जो राज्य था वो इसी को दे दिया था। किसको? ताजुद्दीन फिरोज को। ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल को सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ताजुद्दीन फिरोज कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, तेलुगु और मराठी शामिल थी। भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज शाह ने की थी। ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये दक्षिण भारत का मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं तो दक्षिण भारत के ही बारे में बात कर रहा हूं, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के इतिहास पर। शहाबुद्दीन अहमद को
अहमद साहब अली और संत वली के नाम से जाना जाता था। शहाबुद्दीन अहमद ने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम परिवर्तित करके मोहम्मदाबाद रखा था। बीदर अगर आधुनिक रूप से देखा जाए तो कर्नाटक में है। आपको यहां ध्यान रखना है कि राजधानी पहले कहां थी? गुलबर्गा में थी। गुलबर्गा के बाद बीदर को राजधानी बनाया गया था। शहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है। शहाबुद्दीन अहमद के शासनकाल में दक्षिण के प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज ने उर्दू की पहली पुस्तक मिरातुल आशिकी की रचना की थी और ये किसमें की थी? फारसी शैली में की थी। इसको भी आपको ये ध्यान रखना है। संत गेसु दराज, इनके बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसी में डिटेल से जानकारी दूंगा इनके बारे में। हालांकि इनका जो नाम था वो काफी लंबा नाम था, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सैयद वल शरीफ कमालुद्दीन बिन मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी। ये काफी लंबा नाम है और इसको याद रखना बहुत मुश्किल का काम है। शहाबुद्दीन अहमद ने खुरासानी कवि अजारी तथा इसफ रईक से बहमन नामा की रचना करवाई थी, जिसमें बहमनी वंश का इतिहास मिलता है। तो ये आपको याद रखना है यहां पर बहमन नामा। इसकी रचना किससे करवाई थी? शहाबुद्दीन अहमद ने अजारी और इसफ रईक से करवाई थी और ये खुरासानी कवि थे, तो इनसे करवाई थी बहमन नामा की रचना। शहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल 1422 से 1436 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के इतिहास पर। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में ही पहली बार महमूद गवाह का उल्लेख मिलता है। महमूद गवाह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अभी मैं आगे बात करूंगा। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने अपनी हिंदू रानी को रानी जेब चेहरा यानी कि सुंदर मुख वाली महिला, तो ये उपाधि दी थी। किसको दी थी? अपनी हिंदू रानी को दी थी। और किसने दी थी? अहमद द्वितीय ने दी थी। अहमद द्वितीय का शासनकाल 1436 से 1458 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं हुमायूं जालिम के इतिहास पर। हुमायूं का वास्तविक नाम हुमायूं जालिम शाह था। हुमायूं को जालिम तथा दक्षिण का नीरो भी कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर शासक था। देखिए, जालिम का अर्थ तो सबको पता है, जिसके अंदर कोई दया ना हो उसे ही जालिम कहा जाता है। और दक्षिण का नीरो, नीरो का मतलब है बहुत ही क्रूर शासक, जो अपनी जनता के प्रति बिल्कुल भी दया न रखता हो, ना ही उसका ख्याल रखता हो। हुमायूं ने महमूद गवाह को ख्वाजा ए जहां की उपाधि देकर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हुमायूं के बाद निजाम शाह को निजामुद्दीन अहमद द्वितीय के नाम से जाना जाता है, को शासक बनाया गया, जिसने 1461 से 1463 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। और हुमायूं का जो शासनकाल था वो 1458 से 1461 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये समझना है आपको, क्योंकि हुमायूं जालिम की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो 1461 में हुई थी। 1461 के बाद निजाम शाह को शासक बनाया गया और उसका शासनकाल 1461 से 1463 ईस्वी के मध्य में था। अब बात करते हैं शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के इतिहास पर। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, ख्वाजा ए जहां की जो उपाधि थी वो दो शासकों ने प्रदान की थी। एक तो हुमायूं ने की थी और किसे की थी? महमूद गवाह को की थी। और दूसरी जो उपाधि प्रदान की थी वो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने की थी। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल 1470 ईस्वी में एक रूसी व्यापारी निक्तन ने बीदर की यात्रा की थी और इसने अपने लेखों में बीदर के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी। उसने ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी यात्री को बीदर के अंदर जाना सख्त मना है और जो भी जाता है उसको अपना पूरा विवरण लिखवाना पड़ता है, इसके बाद ही वो अंदर जा सकता है। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और उसका श्रेय महमूद गवाह को प्रदान किया जाता है। इसी कारण महमूद गवाह की एक षड्यंत्र के तहत हत्या करवाई गई थी। क्यों? क्योंकि महमूद गवाह प्रधानमंत्री था और उसने क्या किया था कि बहमनी साम्राज्य की सीमाओं में बहुत अधिक विस्तार कर दिया था, आसपास के सभी राजाओं को पराजित कर दिया था और सीमाओं में विस्तार कर लिया था।
इसी कारण क्या हुआ कि जो उसके ही साम्राज्य के कुछ लोग थे वो बहुत उससे ईर्ष्या करने लगे थे, जलने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि महमूद गवाह शासक बनना चाहता है, किसको मार के? शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय को मार के। तो उन लोगों ने क्या किया, एक पत्र जो जाली पत्र था यानी कि फेक जो पत्र था वो तैयार किया और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय को दिखाया। उसमें इस तरह का लिखा हुआ था कि पड़ोसी राजाओं के नाम था वो पत्र, और आक्रमण कर दो, आक्रमण करने के बाद मुझे इस राज्य का यानी कि बहमानी साम्राज्य का शासक बना दो, ऐसी फेक इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर महमूद गवा को मृत्युदंड दे दिया था। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का शासनकाल 1463 से 1482 ईस्वी के मध्य में था। अब यहां तो मैंने आपको पढ़ा दिया शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का इतिहास। अब मैं आपको प्रधानमंत्री महमूद गवा के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। महमूद गवा को बहमनी साम्राज्य का सबसे योग्यतम प्रधानमंत्री माना जाता था। 1471 ईस्वी में महमूद गवा ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि गोवा पश्चिमी समुद्र तट का प्रसिद्ध बंदरगाह था जो विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। तो विजयनगर साम्राज्य से किसने छीन लिया था? महमूद गवा ने छीन लिया था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। महमूद गवा ने सैजत उल इंसा और दीवान ए अख्त जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। महमूद गवा को इस्लामी ग्रंथों, फारसी और गणित का अच्छा ज्ञान था। महमूद गवा का मकबरा बीदर में है जो विशिष्ट फारसी शैली में बना हुआ है। आप जो सामने देख रहे हो ये है महमूद गवा का मकबरा जो कि बीदर में है, और बीदर कहाँ है? आधुनिक कर्नाटक में है। तो ये था किसका? महमूद गवा का इतिहास। अब बात करते हैं शिहाबुद्दीन महमूद शाह के इतिहास पर। शिहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर में विभाजित हो गया था। सबसे पहले बरार ने 1484 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की, परंतु बीजापुर पहले स्वतंत्र हो गया था। लेकिन बीजापुर ने क्या किया था कि घोषणा नहीं की थी। सबसे पहले अगर घोषणा की थी तो किसने की थी? वो बरार ने की थी, वो 1484 में की थी। शिहाबुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री कासिम बरीद था। अब बात करते हैं कि बहमनी साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था। 1490 ईस्वी के बाद जो सत्ता थी वो कासिम बरीद के हाथों में गई। कासिम बरीद के बाद उसके जो पुत्र अमीर अली बरीद के हाथों में गई। 1518 में शिहाबुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अहमद, अलाउद्दीन, वली उल्लाह और अंत में कलीम उल्लाह शासक हुए। 1527 में कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी वंश का अंत हो गया था और बहमनी साम्राज्य का भी अंत हो गया था। इसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 भागों में अलग अलग विभाजित हो गया था, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर में। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो इन्हीं 5 के बारे में आने वाला है, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर के बारे में। तो ये तो था बहमनी साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं वेबसाइट पे उसे अपडेट कर दूंगा। वीडियो में तो अपडेट कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो उसे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।